हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। आज की क्लास है हिंदी का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे VVI 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 2 अंक में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। और उससे पहले आप सभी स्टूडेंट हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो आप लोग को उत्तर देना है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गांव में हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गांवों में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्ना और आर्थिक विपन्ना धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित हैं। मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं हो सकते हैं, भारत के गांव में हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गांव में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्ना और आर्थिक विपन्ना है, धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित हैं। चलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर याद कॉपी पर लिखकर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर को। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो आप लोग को बताना है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, लगभग 200 वर्ष पहले छापाखाने के लिए देवनागरी लिपि बनी, तब से अनेक पुस्तकें छपने शुरू हो गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय विभिन्न साहित्यकार और विद्वानों ने इस लिपि में सुधार कर प्रेस तथा कंप्यूटर के लायक बनाया। इससे इसमें स्थिरता आ गई। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो लगभग 200 वर्ष पहले छापाखाने के लिए देवनागरी लिपि बनी थी, तब से अनेक पुस्तकें छपने शुरू हो गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय विभिन्न साहित्यकार और विद्वानों ने इस लिपि में सुधार कर प्रेस तथा कंप्यूटर के लायक बनाया। इससे इसमें स्थिरता आ गई। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों। तो आप लोग को बताना है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, जो व्यक्ति भारत के साहित्य के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसे नया सिकंदर कहा। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा। तो जो व्यक्ति भारत के साहित्य के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है उसे नया सिकंदर कहा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो आप लोग को बताना है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, संतु मछली लेकर भागा क्योंकि वह नहीं चाहता था मछलियां काटी जाए। भग्गू उन्हें पटक पटक कर मार देता और फिर काटता। संतु इसलिए एक मछली गमछे में लपेट कर भाग गया। संतु मछली को बचाना चाहता था। चलिए एक बार और देखते हैं कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु मछली लेकर भागा क्योंकि वह नहीं चाहता था मछलियां काटी जाए। यानी संतु नहीं चाहता था कि मछली को किसी ने काटे, और भग्गू उन्हें पटक पटक कर मार देता और फिर काटता। संतु इसलिए एक मछली गमछे में लपेट कर भाग गया। संतु मछली को बचाना चाहता था। और भग्गू कौन था। तो भग्गू संतु का भाई था, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। तो आप लोग को बताना है कि मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, मगम्मा का पति उसे छोड़ दिया किंतु उसने बेटे को नहीं छोड़ा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अतः अपना धर्म नहीं छोड़ा। मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। तो मगम्मा का पति उसे छोड़ दिया किंतु उसने बेटे को नहीं छोड़ा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अतः अपना धर्म नहीं छोड़ा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर
तो 6 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी को नदी तट पर बैठे क्या अनुभव होता था। तो आप लोग को बताना है कि अशोक वाजपेयी को नदी तट पर बैठे क्या अनुभव होता था। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दक्षिण फ्रांस की रोन नदी के किनारे बैठे हुए लेखक। लेखक कहाँ बैठे थे, तो दक्षिण फ्रांस की रोन नदी के किनारे बैठे हुए लेखक को ऐसा लगता है कि वह भी नदी के साथ उसके प्रवाह से मिल बह गया है। शीतल और स्वस्थ जल में कभी भी स्वयं को उसी की तरह समझने लगता है। दक्षिण फ्रांस की रोन नदी के किनारे बैठे हुए लेखक को ऐसा लगता है कि वह भी नदी के साथ उसके प्रवाह से मिल बह गया है। शीतल और स्वस्थ जल में कभी भी स्वयं को उसी की तरह समझने लगते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। तो आप लोग को बताना है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है मनुष्य नहीं चाहता है कि बब्बर युग की कोई निशानी उसमें रहे, इसलिए बार बार नाखून को काटता है। दरअसल नाखून का बढ़ना बब्बर युग की निशानी है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, तो मनुष्य नहीं चाहता है कि बब्बर युग की कोई निशानी उसमें रहे, इसलिए नाखून को बार बार काटता है। और दरअसल नाखून का बढ़ना बब्बर युग की निशानी है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किन कारण से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो आप लोग को लिखना है कि किन कारण से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, मालकिन की तमाचबाजी और अत्यंत चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। किन कारण से बहादुर ने लेखक का घर छोड़ा, तो दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, यानी लेखक के पुत्र पिटाई करता था बहादुर का, और मालकिन की तमाचबाजी और अत्यंत चोरी के झूठे आरोप के कारण, यानी बाद में उस पर चोरी का आरोप भी लगाया गया। चोरी का झूठे आरोप के कारण बहादुर ने एक दिन घर लेखक का छोड़ दिया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो आप लोग को बताना है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू खेलने की ललक का था और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो आप लोग को बताना है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है गुरु नानक का यह विचार है कि जब मनुष्य इस संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है तो उसे सदा राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि मानव का अस्तित्व राम की कृपा से ही है। यदि वह राम नाम का जाप न कर किसी अन्य वाणी का प्रयोग करता है तो वाणी विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो गुरु नानक का यह विचार है कि जब मनुष्य इस संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है तो उसे सदा राम नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि मानव का अस्तित्व राम की कृपा से ही है। यदि वह राम नाम का जाप न कर किसी अन्य वाणी का प्रयोग करता है तो वाणी विष के समान हो जाती हैं। तो मैंने इस वीडियो में हिंदी का 10 VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है जो आपको एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि 10 में से कितना आप लोग को क्वेश्चन याद था, कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास लेकर। तब तक अपना पढ़ाई कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।